नमस्कार, स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 2024 के लिए बैटल ग्राउंड तैयार करने के लिए आज बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ तक शामियाने लगाए गए। पूर्णिया में नीतीश तेजस्वी ने जुगलबंदी की तो रायपुर में सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नफरत का बाजार, मोहब्बत की दुकान वाला नैरेटिव सामने कर दिया। नीतीश कुमार ने आज फिर विपक्षी एकता की पुकार लगाई, लेकिन आज फिर कांग्रेस की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। नीतीश कुमार की फजीहत सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं की, अमित शाह ने भी आज उनको जमकर सुनाई। नीतीश को आया राम गया राम तक कह डाला और उनके लिए बीजेपी का गेट बंद करने का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार सपना तो पीएम बनने का देख रहे हैं, लेकिन ना तो कांग्रेस उनको तवज्जो दे रही और ना ही बीजेपी। उधर राज्य की राजनीति में तेजस्वी यादव एंड पार्टी उन पर जल्दी से जल्दी कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रही है। मोदी विरोधी एकता का सबसे बड़े चैंपियन का ये हाल है तो 24 तक बाकी का क्या होगा समझना मुश्किल नहीं। 2024 की जंग का आगाज हो चुका है। पहला बैटल ग्राउंड है 40 सीटों वाला बिहार, जहां एंटी मोदी फ्रंट की अगुवाई का सपना देखने वाले नीतीश कुमार को अमित शाह ने जोरदार झटका दिया है। अमित शाह ने दावा किया, नीतीश कुमार के पीएम बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि 2024 में मोदी ही आने वाले। नीतीश कुमार तो आया राम गया राम है। नीतीश बाबू, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने, कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया। मित्रों, ये जिन लोगों ने भी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले एक जो आजकल खाली दो नेता कहलाते हैं, एगो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, एगो गृह मंत्री कहलाते हैं। अतः आ करके यहां भाषण दिए थे, क्या क्या बोले थे, तो आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं। अब आप जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का। 2021 में पहली बार ये राजनीति में आया, राज्य मंत्री बने, कितना दिन का अनुभव है। क्या देश की आजादी को आप जानते हैं और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया आज जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। यहाँ कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित हैं, कितनी बड़ी संख्या में है, बेचारे सब रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन होगा क्या, सब पर कब्जा कर लिया है। दूसरा बैटल ग्राउंड बना है छत्तीसगढ़ का रायपुर, जहां कांग्रेस का महाअधिवेशन चल रहा है। मोदी से टक्कर के लिए कांग्रेस महिला आरक्षण का कार्ड खेल रही है। कांग्रेस की नजर मोदी के बहुत बड़े महिला वोट बैंक पर है, जिसमें सेंध लगाकर कांग्रेस मोदी को दिल्ली की गद्दी से दूर रखने का प्लान बना रही है। बैठक में सोनिया ने राहुल वाला ही राग अलापा और मोदी पर निशाना साधा। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड the BJP RSS regime has relentlessly captured and subverted every single institution. It ruthlessly silenced any voice of opposition. It has caused economic ruin by favoring a few chosen businessmen at the expense of all others and of the people, of ordinary people. And most distressingly, it fuels the fires of fear and hatred against fellow Indians. It viciously targeted minorities and ignored crimes and discrimination against them, against women, against Dalits and against... तीसरा फ्रंट है 48 सीटों वाला महाराष्ट्र, जहां एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक की बिसात बिछी है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का मुस्लिम नाम बदलकर शिंदे और बीजेपी की सरकार ने अपने हिंदू एजेंडे को क्लियर कर दिया है।
हिंदुओं को साफ साफ मैसेज दे दिया है। इस पर मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स करने वाले ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने दो टूक लफ्जों में कहा, हमारे इलाके का फैसला हमारे लोग करेंगे, एकनाथ, देवेंद्र या उद्धव नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि उनके लोग कौन हैं। आइंदा साल लोकसभा के इलेक्शन होंगे, हम तो औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट तो लड़ेंगे क्योंकि हमारा सिटिंग एमपी है और इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब भी होंगे। कल ही दो शहरों का नाम बदला गया और कल ही मातोश्री में उद्धव ठाकरे से केजरीवाल ने मुलाकात की। कांग्रेस के बिना मोदी विरोधी तीसरा मोर्चा बनाने की मुहिम में जुटे केजरीवाल को मिलेगा उद्धव का साथ। पूरे देश में से जो प्रमुख नेतागण हैं वो संपर्क करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। मेरी बात हो रही है और अपने देश को अधिक मजबूत बनाने के लिए हम मिलकर क्या कर सकते हैं, यही हमारे बीच में एक जो विचारधारा कहते हैं, वही विचारधारा है कि देश को अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए। एक मोदी हैं, कई मोर्चे हैं, कई मोहरे हैं और कई चेहरे हैं। पीएम मोदी की ही एक लाइन है, अकेला मोदी सब पर भारी। 2024 में राहुल, नीतीश, अखिलेश, केजरीवाल, उद्धव, शरद, केसीआर मिलकर मोदी को 272 से पहले रोक देंगे या फिर बीजेपी अब की बार 400 के पार जाएगी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। अपराजिता सारंगी, सांसद बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, राजीव रंजन, राष्ट्रीय महासचिव जेडीयू, आनंद दुबे, प्रवक्ता उद्धव गुट, अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपराजिता जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। 2024 के लिए सबने अपनी अपनी पिच तैयार करनी शुरू कर दी है। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। 100 पर रोकने की बात आपको कही जा रही है। कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? आप सबको मेरा नमस्कार। दो लाइन याद आ रही है शायरी की, जरा अनुमति दे कहना चाहूंगी। अपनी शख्सियत की क्या मिसाल दूं, न जाने कितने मशहूर हो गए मुझे बदनाम करते करते। देखिए, जहां तक विपक्ष का सवाल है, मैं कह दूं इनका कोई चेहरा नहीं है। अलग अलग खेमे में ये लोग बटे हुए हैं। सबसे पहली बात ये बताएं कि विपक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा है, किसका नाम लेकर लोग इन पर विश्वास करें और इन्हें वोट दे। यह सबसे बड़ा प्रश्न आज के दिन 140 करोड़ भारतवासियों के समक्ष है। और जहां तक विपक्षी दलों के सदस्यों का सवाल है, मैं कह दूं कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस से परहेज रखते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस के नेतृत्व से परहेज रखते हैं। जहां तक नीतीश कुमार, शरद पवार, लालू यादव की बात है, उन्हें लगता है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी दल एक हो ही नहीं सकते हैं। कांग्रेस का इस देश में विकल्प ही नहीं है जी। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव है, वो कहते हैं कांग्रेस के बिना हम आगे बढ़ेंगे। और मैं कह दूं कि सबके मन में दिल्ली की कुर्सी को हथियाने की इच्छा है। तो सबसे पहले तो ये बात को सबके समक्ष स्पष्टता के साथ रखें कि उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, हम विकास के एजेंडा को लेकर लोगों के पास जाते हैं और जाते रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी का संवाद मुझे लगता है देश की जनता समझती है और इसलिए उनका आशीर्वाद उनके सर पर है। ठीक। सुरेंद्र राजपूत जी, दो बातें अपराजिता जी कह रही हैं। पहली बात तो ये कि अगर विपक्ष एकजुट हो भी जाता है तो इतने सारे चेहरे हैं, इनमें से कौन सा चेहरा नेतृत्व करेगा, इसका फैसला तो विपक्ष भी नहीं कर पा रहा है, तो जनता तो कंफ्यूज होगी। और दूसरी बात ये कि एक दूसरे धड़े के अलावा एक तीसरा दल भी, तीसरा धड़ा भी बनता हुआ नजर आ रहा है, तीसरा फ्रंट भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें टीएमसी है और अरविंद केजरीवाल है। प्राची जी, बहुत शुक्रिया आपका और सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। विशेष रूप से अपराजिता जी ने चूंकि बड़े शेर से शुरुआत करी, तो कहते हैं ना अपराजिता जी आप ही लोगों के लिए है कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे।
आपके सारे साथी एक एक करके छोड़ गए हैं। अपराजिता जी, आप भूल गई हैं क्या? अकाली दल चले गए, शिवसेना चले गए, जनता दल यूनाइटेड चली गई, पीडीपी चली गई, किस किस की बात करेंगे? आज आप अकेले हैं, याद रख लीजिए इस बात को। नंबर 1। नंबर 2, ये बात अपने आप में सच है कि नरेंद्र मोदी जी भाजपा के इकलौते चेहरे हैं। एक ही है भाजपा के पास, कोई है ही नहीं उनके पास, दूसरा कोई नेता ही नहीं है। हमारे पास अनेक चेहरे हैं। कांग्रेस के पास श्री राहुल गांधी जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के पास नीतीश कुमार जी हैं, समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव जी हैं, क्या नाम, शिवसेना के पास उद्धव ठाकरे जी हैं, डीएमके के पास श्री स्टालिन साहब हैं। हमारे पास अनेक चेहरे हैं और सब योग्य हैं। आप ये क्यों नहीं मानती कि देश में संसदीय प्रणाली है? आप देश के संविधान के विरोध में क्यों जा रही हैं? आप सांसद चुनी हैं, क्या नाम, वहां से उड़ीसा से आपने नरेंद्र मोदी को चुना है संसद में जाकर के, भले ही ऐसे ही चुना हो। नरेंद्र मोदी ने आपको नहीं चुना है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, अमेरिका नहीं है कि वहां पर राष्ट्रपति चुना जाता है। वहां यहां पर हमारे यहां सांसद चुने जाते हैं और सांसद प्रधानमंत्री चुनता है। नंबर 1। नंबर 2, आपकी पार्टी मायावी है, तो बात सभी लोग जानते हैं। लेकिन आपकी माया जो है महंगाई पर नहीं चलती, बेरोजगारी पर नहीं चलती, विपक्ष पर चलती है, जनता पर चलती है। जनता को महंगाई की मार से करिए और विपक्ष को ईडी की, सीबीआई की और आईटी की मार से मारिए। अब नहीं चलने वाला। 2024 का चुनाव मुद्दों पर होगा। आपकी ये राजनीति कतई नहीं चलेगी कि साहब, क्या नाम, आपके पास चेहरा कौन है? अरे हमारे पास जितने चेहरे चाहिए ले लीजिए आप। आपके पास चेहरा कौन है मोदी जी के अलावा? बताइए, आपके पास है कोई चेहरा? अगर आप में हिम्मत है, आपके पास हौसला है, तो आप बता दीजिए नरेंद्र मोदी के अलावा आपके पास कौन सा चेहरा है। ठीक है, हमारे पास तो अनेक चेहरे हैं। हम तो अपनी पार्टी में भी बता देंगे, विपक्षियों में भी बता देंगे। ठीक, सुरेंद्र राजपूत जी, एक और छोटा सा सवाल ले रही हूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। नीतीश कुमार बार बार आपकी तरफ नजर उठाकर देख रहे हैं, बार बार आपकी तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं और सीधे सीधे खुले मंच से आपका आह्वान कर रहे हैं कि आइए, जल्दी जल्दी करिए और विपक्ष को एकजुट करिए अगर मोदी को हराना है तो। लेकिन बहुत कोशिशें हमें कांग्रेस की तरफ से तो नजर नहीं आ रही है। देरी क्यों है नीतीश कुमार की पुकार पर? या तो आपकी दूरदृष्टि का नाम खराब है या दूरबीन खराब है। ये मतलब मुझे नहीं समझ में आता। अगर आप पूर्णिया की रैली में आप देखिए तो सब लोग हैं वहां पर। नंबर 1, कोई जरूरी है आपको कि आपको बता करके हम, या मतलब मीडिया को बता करके हम अपनी रणनीति, या भाजपा को बता करके रणनीति तय करें ताकि हमारे यहां ईडी और सीबीआई की और रेड होने लग जाए? हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। समय से आपको बहुत जिम्मेवारी से प्राची जी बता देंगे कैसे, क्या नाम, लोगों की एकता हो रही है। हर शख्स भारतीय जनता पार्टी के मायावी रूप से परेशान है। सुरेंद्र जी, मीडिया को मत बताइए, उनके माथे पर मारेगा, कोई उनकी भुजाओं में मारेगा। बार बार कांग्रेस को आवाज लगा रहा है और कह रहा है कि एकजुटता कर लीजिए विपक्ष की। मीडिया को मत बताइए, कम से कम नीतीश कुमार को तो बता दीजिए, उनको तो बार बार खुले मंच से कहना पड़ रहा है। खैर, मैं रंजन जी के पास जा रही हूँ। राजीव रंजन जी, सुरेंद्र राजपूत जी, एक मिनट, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड बोलिए। आपके लिए और मीडिया के लिए एक शेर खाली कह रहा हूं और कुछ नहीं, कि दामन पे कोई छींटा ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए आप मीडिया पर कोई कटाक्ष न करें, ऐसे आपकी चर्चा तो कंप्लीट हो नहीं सकती। अब आदत हो गई आपके साथ ऐसे चर्चा करने की। खैर, राजीव रंजन जी, नीतीश कुमार बार बार कांग्रेस को बुला रहे हैं, कांग्रेस का आह्वान कर रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बाकी दल कहां हैं? ये एकजुटता कैसे होगी? कैसा फॉर्मूला निकलेगा? कितने सारे चेहरों में से कोई एक चेहरा आप लोगों को स्वीकार्य होगा? देखिए प्राची जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आप पूरे देश की जनभावनाओं को आप समझ लें। लोग मोदी जी से मुक्ति चाहते हैं। रास्ते सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है। और इसीलिए आज चाहे रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा हो या पूर्णिया में आज महागठबंधन की रैली हुई, महाअघाड़ी के नेताओं से अरविंद केजरीवाल जी की बातचीत हुई, या देश के अलग अलग हिस्सों में जो राजनीतिक सरगर्मियां आप देख रही हैं, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि आगे अलग अलग चरणों में जो विपक्षी एकता की जो कोशिशें हैं वो आपको चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य के करीब जाती हुई दिखने लगेगी। अभी 15 महीने 16 महीने बाकी हैं, और जिस तरह से आज पूर्णिया की रैली में एक विराट जन समुदाय आज वहां एकत्रित हुआ और नीतीश कुमार जी, लालू जी, तेजस्वी जी और माले से लेकर सीपीएम और तमाम नेताओं को उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना।
बिहार ने ये बताने का काम किया है कि चाहे वैचारिक विभिन्नताएं जो भी हो, झंडे का रंग अलग हो सकता है, विचारधाराओं का फर्क हो सकता है, लेकिन कई मुद्दों पर जब सहमति बन जाए और जब देश में हालात ऐसे हों कि विपक्ष को लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होना हो, तो बिहार जैसे मॉडल का प्रयोग आज देश में करने की जरूरत है। और इसीलिए नीतीश कुमार जी ने कहा है कांग्रेस की ओर, उन्होंने अगर कोई अपना संदेश भेजा है तो उसकी वजह यह है कि दो अनुभव है हमारे, बगैर कांग्रेस के अगर कोई सरकार बनती है तो अस्थायित्व का भी सवाल आएगा, और कांग्रेस एक देश की न केवल सबसे पुरानी पार्टी है, देश की एक बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई गठजोड़ बने जिसमें कांग्रेस हो और तमाम क्षेत्रीय दल हो, तो मैं समझता हूं ये एक अपराजय गठबंधन होगा, और इसकी चुनौती से निपट पाना नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव होगा। इसीलिए उन्होंने ये बात कही, वो व्यवहारिक तौर पर वो बिहार की राजनीति को देख रहे हैं और उन्होंने देश को उसी नजरिए से देखा है। अमित शाह तो लेकिन कह रहे हैं कि आया राम गया राम हो गए हैं अब तो नीतीश कुमार, अपनी कुर्सी ही नहीं बचा पा रहे हो। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है नीतीश कुमार जी को ये बातें तो कई बार कही। नीतीश कुमार जी किसी भी गठबंधन के जीत की गारंटी है, और बिहार के इतिहास में 2005 से लेकर के 2020 तक जो चुनाव हुए, अगला चुनाव पैमाना होगा कि उनकी जमीन खिसक गई, उन पर लोगों का भरोसा नहीं है। इसलिए अमित शाह जी क्या बोलते हैं वो बहुत अहमियत नहीं रखता है। ठीक है, सवाल ये है कि अब तक वो जिस अलायंस की अगुवाई करते, अगर ये परंपरा जारी रही, 24 में भाजपा का सफाया और 25 में उनके जले पर नमक, एक बार हम लोग फिर बिहार। चलिए, वो जो 100 सीटों वाला आप फॉर्मूला दे रहे हैं वो मैं आपसे विस्तार से राजीव रंजन जी समझूंगी, लेकिन उससे पहले अजय आलोक जी, अभी जो राजीव रंजन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जीत की गारंटी है, ये बीते कई चुनावों से हमने देखा है। अभी आज जो महागठबंधन की रैली हुई, क्या ये वाकई में शक्ति प्रदर्शन है और ये चुनौती हो सकती है बीजेपी के लिए 24 में? देखिए, महागठबंधन की रैली जो आज हुई वो कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, वो सीधे सीधे ओवैसी के डर से ये रैली हुई है। और तमाम नेताओं ने, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, तमाम लोगों ने ओवैसी का नाम ले लेके मुसलमानों को एकत्र होने का संदेश दिया। लालू जी ने महासंदेश दिया कि माइनॉरिटीज को इकट्ठा करना है, माइनॉरिटीज की रक्षा करनी है, हिंदू हिंदू क्या होता है, हम भी हिंदू हैं। तो ये ओवैसी से उपजा हुआ डर, नीतीश जी ने इतना तक कह दिया कि यहाँ से 5 जीत गया था, 4 कोई चला गया राजद में, 1 बचा हुआ है, तो इससे बच के रहना है। इनको बहुत अपने कुंठा में आ गए हैं। मैं बता रहा हूँ, कुंठा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महागठबंधन के मंच से नीतीश जी मांझी जी को कह रहे हैं कि इन पे भी डोरे डालने की कोशिश हो रही है, इनको भी ले जाएगा। कोई दूसरा नेता कह रहा है कि उसको सिक्योरिटी दे के ले जा रहा है, किसी को सीट दे के ले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की सीवियर कमी है। और जहां तक रहा कि नीतीश की जीत की गारंटी है, तो भी पिछले 3 उपचुनाव में हम लोग देख चुके हैं कौन कितना जीत की गारंटी है। और गुजरा जमाना लौट के आता नहीं है। राजनीति में क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है, जो महागठबंधन में बिल्कुल भी नहीं है, आंशिक रूप से भी। और मुझे आश्चर्य हुआ ये कि मैंने जब पहली बार पता लगा कि 59 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बिहार को दिए, ये नीतीश कुमार जी का कहना था। और उधर से तेजस्वी यादव मांग रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। भाई, अगर केंद्र सरकार ने पिछले 8 साल में 59 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिए हैं, तब तो सुपर विशेष राज्य का दर्जा हो गया। नीतीश जी ने कहा 59 लाख करोड़ रुपए मिला, तो कहीं ना कहीं संतुलन बनाने की जरूरत है। और आपसी तालमेल और आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी मंच से ही लगती है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 10 दिन में 3 बार कांग्रेस को निमंत्रण दे चुके हैं। जयराम रमेश जवाब भी दे चुके हैं, तब भी निमंत्रण दे रहे हैं। तो ये आप सोच लीजिए कि ये अति आत्मविश्वास है या गिरता हुआ विश्वास है, इसकी चर्चा सबको आपस में कर लें। ठीक, मैं इस पर जवाब लूंगी। सुरेंद्र जी, देखिए यही सवाल अजय आलोक जी भी पूछ रहे हैं, हालांकि आपने मुझ पर कटाक्ष कर दिया था, लेकिन उससे पहले मैं आनंद दुबे जी से सवाल ले लेती हूँ। आनंद दुबे जी, जो महाराष्ट्र में कल हमें पिक्चर देखने को मिली, एक तरफ केजरीवाल हैं जो गाहे बगाहे कांग्रेस से किनारा करते हुए नजर आते हैं और बीजेपी के सामने सिर्फ अपने आप को ही एक विकल्प मानते हैं। उद्धव ठाकरे जो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन केजरीवाल उनके साथ फोटो सेशन कराते हैं। अब इस रिश्ते को हम कैसे समझें? सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार।
प्राची जी, ऐसा है कि दो मुख्यमंत्री किसी राज्य से हमारे राज्य में आते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, चाय पे उनसे चर्चा भी करेंगे। जरूरी नहीं कि सारी बातें राजनीति की होती हैं, बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होती है। जैसा कि सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि इस समय हम सबकी प्राथमिकता है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने की, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए वो देश की जनता के सामने खरे नहीं उतरे। इन्होंने जो सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। ये अपने किए गए वादों को जुमला कहते हैं। तो इस समय हमारी प्राथमिकता कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, कौन चेहरा होगा, कौन चेहरा नहीं होगा, ये सब साइड में रख दीजिए। प्राथमिकता ये है कि एक ऐसे लोग सरकार में बैठे हैं जो तानाशाह है, जो विपक्ष को कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, सभी एजेंसियों को अपने बस में रखे हुए हैं, उसके बाद कहते हैं कि सभी एजेंसियां स्वायत्त हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हमें सत्ता से दूर रखना है तो हमें सबको एक विचारधारा मानते हुए एक झंडे के नीचे आना ही होगा। अब वो झंडा किसका होगा ये बाद में तय कर लेंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये बाद में तय कर लेंगे। देखिए, जैसे ममता बनर्जी है, चंद्रशेखर राव है, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल है, ये अभी तक या फिर मैं कहूं कि पटनायक साहब है, नवीन बाबू है या वाईएसआर रेड्डी है, ये अलग अलग नेता, इनकी एक अपने अपने राज्यों में शक्तियां हैं, लेकिन ये अभी तक एक छतरी के नीचे नहीं आ रहे हैं। आ जाएंगे, क्यों? उसका कारण है, आज नहीं है लेकिन कल अगर सब ऐसे ही मिलते जुलते रहे, अरविंद जी उद्धव जी के पास आ गए, कल उद्धव जी नवीन बाबू के पास चले गए, कल नवीन बाबू ममता जी के पास चले गए, ममता जी कल नीतीश बाबू के पास चले गए। ऐसे ही होता था। आपने कहा कि हर घटना को राजनीति से मत जोड़िए, और अब अपने जवाब के आखिर में आपने कह दिया कि जैसे अरविंद केजरीवाल उद्धव जी से मिले वैसे ही बाकी नेताओं को भी करीब लिया गया। प्राची जी पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। देखिए, कल कोई निर्णय नहीं हुआ हो गया मातोश्री में, कल सीटें नहीं बट गई, कल कोई गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ। आना जाना चाहिए राजनीति में, ये हम वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं होती है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित नेहरू जी आपस में मिलते थे, जुलते थे, एक दूसरे से बात करते थे। तो क्या आनंद जी, उद्धव ठाकरे वो कड़ी हो सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल जो सीधा सीधा सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई चाहते हैं, वो एक छतरी के नीचे आ जाएंगे, एक झंडे के नीचे आ जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे वो एक कड़ी हो सकते हैं, उनके माध्यम से ऐसा होगा क्या? प्राची जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है। आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति में कभी संभावनाएं मरती नहीं, बंद नहीं होती। उद्धव ठाकरे जी कोशिश कर रहे हैं निरंतर कि भारत के विपक्ष के सभी दलों के नेताओं को एक मंच पर लाया जाए और भारतीय जनता पार्टी का सामना किया जाए। इसमें बुराई क्या है? ये तो हमारा अधिकार है लोकतंत्र में। अगर जनता ने हमें विपक्ष में रखा है और हम अगर मेहनत करते रहे तो एक दिन हम सरकार भी बना लेंगे। यही होता आया है और उद्धव ठाकरे जी बखूबी इसको निभा रहे हैं। ठीक है आनंद दुबे जी, फिर इस बात से इनकार मत करिए ना कि इसके सियासी मायने निकालने गलत हैं। अगर सियासी मायने आप खुद निकाल रहे हैं, मैंने प्रश्न कर लिया, तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, जो बात मैंने आपसे प्रश्न के जरिए पूछी थी, अजय आलोक जी ने भी उधर तरफ इशारा किया है कि जब जयराम रमेश जवाब दे चुके हैं, उसके बार बार नीतीश कुमार आपकी तरफ मुंह उठाकर देख रहे हैं, उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, यानी कुछ तो कमी होगी ना, क्योंकि नीतीश कुमार तो इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इतने बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जीत की गारंटी है, वो कुछ कह रहे हैं तो यूं ही तो नहीं कह रहे होंगे। नीतीश कुमार जी हमारे बहुत सम्मानित और बहुत आदरणीय नेता हैं, भारतीय राजनीति के बहुत बड़े नेता हैं, नंबर एक। नंबर दो, अजय आलोक जी उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता होते थे, हो सकता है कल फिर हो जाए। मेरे ख्याल से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रही बात जो जयराम रमेश जी ने कहा, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से साफ साफ कहा, उन्होंने नीतीश जी के क्या नाम समान भाव का पूरा आदर किया, सम्मानित रूप से कहा कि समय आने दीजिए, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो नीतीश जी कह रहे हैं वही बात कांग्रेस भी कह रही है कि पोरबंदर से लेके अगरतला तक और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक कांग्रेस सार्वदेशिक रूप से लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, और विभिन्न क्षेत्रीय दल जो बहुत अपनी अपनी जगहों पे बहुत ताकतवर हैं, कांग्रेस पूरे सम्मान के साथ, पूरे सहयोग के साथ उनके साथ बात कर रही है। आज हमारा जो राजनीतिक प्रस्ताव है, अगर आप उसको भी पढ़ेंगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। हमने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में भी ये लिखा है कि जहां कांग्रेस सीधी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही
रही है वहां कांग्रेस लड़ेगी। जहां पर अन्य दल लड़ रहे हैं तो पूरे समान रूप से, सम्मान भाव से, परस्पर सम्मान भाव से हम लोग वहां पर उनके साथ एक विपक्षी एकता, व्यापक विपक्षी एकता बनाएंगे। मेरे ख्याल से आपने भी नहीं पढ़ा होगा, अजय भाई ने भी नहीं पढ़ा होगा अभी हमारा राजनीतिक प्रस्ताव, क्योंकि अजय भाई आजकल भाजपा के राजनीतिक प्रस्ताव को ज्यादा पढ़ रहे हैं। चलिए अजय आलोक जी। देखिए, सुरेंद्र जी बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने विचार रखने के लिए, लेकिन हम लोग तो वही जानेंगे ना जो जयराम रमेश को हमने सुना टीवी पे बोलते हुए, जब उन्होंने कहा नीतीश कुमार के ऑफर पे, हमें पता है हम कहां पर हैं, हमें पता है हमारी जमीन कहां है, हमें पता है हमें कहां जाना है और कब जाना है, किसके साथ जाना है। आने जाने वाले बहुत लोग होते हैं लेकिन हम अपनी ही जगह पर स्थिर रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बड़ा सम्मानजनक जवाब था। उस अपमान को भूलते हुए भी फिर भी नीतीश कुमार बार बार बोल रहे हैं, तब भी कांग्रेस नहीं पूछ रही है। तो मुझे लगता है कि यह हताशा और कुंठा से इसका बड़ा परिचायक कुछ नहीं हो सकता है। मेरे जहां तक चेहरे की बात है, आप प्राची जी आप पूछ रही थी, तो चेहरा से ही मैं कोई मायने नहीं रखता कि जब भी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, देना होगा जब भी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ये तो होता ही रहा है। और चेहरे के बिना भी यूपीए सत्ता में आई है 2004 में, इसको कौन छुपा सकता है। तो अभी तो आने जाने आया राम गया राम चलते रहेगा। सच्चाई ये है, आज की रैली का लब्बो लोआब यही था, जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा थी मुसलमान जोड़ने के लिए, आज की भी रैली कमोबेश सीमांचल में मुसलमानों को जोड़ने के लिए वही रैली की गई, जहां पे सारे नेताओं का एक ही संदेश था कि मुसलमान आपस में टूटे नहीं, एकजुट मुसलमान वोट दें। तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की शुरुआत हो चुकी है, पहले भी हो चुकी थी, इसको और मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, राजीव रंजन बैकफायर करेगा या पॉजिटिव रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। ठीक है, राजीव रंजन जी से मैं जवाब लूं। सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से 20 सेकंड में बताइएगा जो बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। बिल्कुल, अजय आलोक ने आज बड़ी बढ़िया बात कह दी अपने ही चेहरे पर कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आपके पॉलिटिकल मास्टर रहे हैं नीतीश कुमार जी, आज जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं अजय आलोक जी, ना आपको शोभा देता है ना पारिवारिक रूप से शोभा देता है। आप लोग कहां थे, कहां हैं, कहीं भी जाइए, लेकिन कम से कम किसी की बेइज्जती मत कीजिए। ये बिहार की जनता आपको जवाब देगी अच्छे तरीके से, भाजपा को भी जवाब देगी। और भारत जोड़ो और आज की रैली और हिंदू और मुसलमान की आप बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जैसे लोग निर्लज्जता से हिंदू मुसलमान एक बड़े राष्ट्रीय चैनल पर टिप्पणी करने लगते हैं ना, तो वो बहस आपस का मुद्दा बन जाती है। वो बहस जो मुद्दा हमने इस वक्त अपने दर्शकों के सामने मुसलमान कोई करेगा, हिंदू मुसलमान कोई करेगा तो जवाब पर्सनल मिलेगा। पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं। खैर, राजीव रंजन जी, अजय आलोक जी जो कह रहे हैं कि सीधा सीधा क्या पॉलिटिकल मास्टर को गाली देंगे अपने? ये ध्रुवीकरण के लिए आज रैली बुलाई गई थी महागठबंधन की। सवाल यह है कि कौन ये बात कह रहा है। कहने वाले को हिंदू ध्रुवीकरण के लिए क्या क्या योजनाएं बनानी पड़ती। अब तेलंगाना में इनके एक बड़े नेता का बयान आज लव जिहाद की चिंता को लेकर आया। मेरी समझ में नहीं आता, इस देश में जो सवाल बड़े हैं उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। और पूर्णिया की पूरी रैली में अजय आलोक को हिंदू मुसलमान के सिवाय कुछ नहीं। देखिए, देश को पता है कि एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसकी मदद करने के लिए एक डमी पार्टी भी है। तो ये फर्क भी मतदाताओं को बताना है कि भारतीय जनता पार्टी के तर्कस में कुछ ऐसे भी तीर हैं जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। इस देश की गंगा जमनी तहजीब, इस देश में किसी भी राजनीतिक जीत से बड़ी परंपराएं, इस देश का स्वर्णिम इतिहास, सदियों से सभी धर्मों के लोग एक दूसरे का सम्मान करते रहे। और स्टूडियो बहस में आपने सुरेंद्र राजपूत जी को तो आपने एक बार अपनी ओर से मना कर दिया, लेकिन हिंदू मुसलमान जैसे सीधे तौर पर उछाले जाने वाले मुद्दों से नेशनल चैनल्स को भी बचना चाहिए। नहीं, अजय आलोक जी, अभी आपने काफी लंबा प्रवचन दिया, पहले सुन लीजिए। और आप संसाधनों के असमान वितरण पर आप क्या बात कर रही हैं? हिंदुस्तान की आजादी के बाद भारत एक इंटरनल राजीव रंजन जी, बीच में थोड़ा सा टोकूंगी आपको, फिर अपनी बात को आप रखिएगा। देश में इस्तेमाल किया जाता रहा चैनल या हम तब हिंदू मुसलमान पर चर्चा करते हैं जब आप लोग लाइन देते हैं। सर,
उस आज पार्टी लालू ने प्रसाद यादव ने भी कहीं न अपने कहीं संबोधन में बिहार को सीधे सीधे फिर कहा से कि वैसे माइनॉरिटी ही के साथ तरीके से चला। भेदभाव हो रहा है, और इसीलिए सीमांचल आप के इलाके को जो समेट बात कर करो रखना और है, ये इसीलिए इस चर्चा कर रही देश हूँ की राजीव ग्रॉस रंजन जी। बजटरी सपोर्ट को समझ लीजिए। इस देश में जो संसाधनों का वितरण है, इस देश ठीक का है। जो टैक्स बेस है, राज्यों की जो हिस्सेदारी है, ठीक ठीक, ये ऐसे सवाल हैं इस जिसका जवाब पर आपके मैं पास जवाब नहीं है। लूंगी अपराजिता जी से, लेकिन मैं क्लियर कर दूं राजीव रंजन जी, चूंकि लालू प्रसाद यादव ने ये लेकिन बयान हमने दिया, इसको देश लेकर हमने चर्चा बुलाई है। अजय आलोक जी पहले जवाब दे दीजिए, फिर अपराजिता जी आपके पास आ रही। मैं राजीव जी से बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या आज नीतीश जी ने रैली में ये नहीं कहा कि ओवैसी के यहाँ से 5 जीत गया था, 4 को तो आप ले आए, 1 रह गया, उससे सावधान रहने का जरूरत है, बंटना नहीं है, मिलकर रहना है, एकजुट रहना है। क्या नीतीश जी ने ये नहीं कहा था? क्या नीतीश जी पहले ऐसे भाषण देते थे? नहीं। क्या लालू जी ने सीधे नहीं कहा माइनॉरिटीज की रक्षा करनी है, माइनॉरिटीज को बचा के रखना है? हिंदू है तो क्या हुआ, हम भी हिंदू हैं, हिंदू हिंदू करते रहता है। क्या अखिलेश सिंह ने यह नहीं कहा कि सीमांचल में मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या दीपांकर भट्टाचार्य ने यह नहीं कहा कि हम बंगाली का मछली नहीं खाएंगे? बाद में उन्होंने कहा कि बंगाली का मतलब रोहिंग्या और यहाँ पे जो बसे हुए बांग्लादेशी हैं उनसे है। ये सब क्या था? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने ही कहा, आज मंच से कहा, जिसको टीवी चैनलों ने चलाया। तो टीवी चैनल हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे राजीव जी, नेतागण कर रहे हैं, क्योंकि ये सूट करता है पॉलिटिक्स। मैं यही बात तो कह रहा हूं, आप अपनी पॉलिटिक्स कीजिए जो सूट करता है, लेकिन बैकफायर करेगा या फ्रूटफुल रहेगा ये तो समय ही बताएगा। राजीव जी छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, फिर आपके आरोपों का जवाब अपराजिता जी से लूंगी, क्योंकि आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे थे। सवाल ये है कि आप लोग लाइन देते हैं सर, तभी हम चर्चा करते हैं। आप लोगों ने हिंदू मुसलमान का जिक्र किया, तब हमने सवाल उठाए। मैं नहीं सुन पाया इसलिए कि आपका ऑडियो कट गया था। ये हमारी गलती तो थी नहीं। जी जी, आपके स्टूडियो का फॉल्ट है। देखिए सवाल ये है कि अजय आलोक जी को मैंने केवल इसलिए ये बात कहा कि एक बुद्धिजीवी प्रवक्ता, अब वो लगातार चक्की इससे उभरी है। इस देश में कई बड़े मुद्दे, विकास पर बात कीजिए, और मुझे लगता है ये आपका कमजोर पक्ष है, उसको ढकने के लिए हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, हिजाब, बाइबिल, हनुमान चालीसा, इस देश को हुआ क्या है? ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है। इसको आप क्या बनाना चाहते हैं? बोस्निया हर्जेगोविना बनाना चाहते हैं, क्रोएशिया बनाना चाहते हैं, को क्या हुआ है? इसे सर्बिया बनाना चाहते हैं, ये क्या बनाना चाहते को क्या हुआ है देश में? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं कि अगर पाकिस्तान की आलोचना हम करते हैं तो क्या पाकिस्तान बिहार को 1,59,000 करोड़ रुपया कब मिला? अरे मैं आपसे बहस कर सकता हूँ। 59 लाख करोड़ रुपया की कब मिला पिछले 8 साल में? देश के हर 5 ईयर प्लान से लेकर और तमाम जितने 59 लाख करोड़ आप इस राज्य को मिलने वाली सुविधाएं केंद्र के स्तर पर हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो छोड़ दीजिए, वो केवल 2014 की पूर्णिया रैली में प्रधानमंत्री जी का कोरा वायदा था जो नहीं करने की नीयत से उन्होंने किया सरकार की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आप पैसे की बात करते हैं। बिहार इस देश का केंद्र ने अगर आबादी का बड़ा राज्य है, और जब भी 59 लाख करोड़ रुपए दिए तो ये केंद्र की तारीफ हुई है। मानेंगे, आप मानक मानेंगे, एक इकाई मानेंगे, राजीव जी ठीक है, दूसरे मुद्दे पर मत जाइए। अच्छा चलिए ठीक है, वहीं रहिए। ठीक है राजीव रंजन जी, आपकी बात आ गई। अपराजिता जी से मैं जरा आपके आरोपों का जवाब ले लूं। अपराजिता जी, राजीव रंजन जी और सुरेंद्र राजपूत जी, सीधा सीधा उनका यही आरोप है, पूरे विपक्ष का आप पर यह आरोप है कि आप मुद्दों की राजनीति करना नहीं जानते। विपक्ष जब एकजुट हो रहा है तो आप अपने ट्रम्प कार्ड को खेलने में व्यस्त हो गए हैं, आप हिंदू मुसलमान में इस देश को बांटने में व्यस्त हो गए हैं, और यही राजनीति आप कर रहे हैं, और इसी का जवाब आपको विपक्ष देगा एकजुट होकर। देखिए, हम विकास की बात करते हैं और मुझे लगता है हमारा काम बोलता है। कुछ समय पहले 2 विधानसभा उपचुनाव हुए थे। मैं बिहार की बात कर रही हूं। नवंबर में गोपालगंज और दिसंबर में कुढ़नी, और दोनों भारतीय जनता पार्टी के झोले में आई। इस बात को याद रखें। हमारा स्कोरबोर्ड बोलता है, हमारा काम बोलता है, हमारे विकास के एजेंडा का फुलफिलमेंट बोलता है। और जहां तक इन विपक्षी दलों का सवाल है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं क्योंकि इस तरह की राजनीति करना इनकी मजबूरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने ये लोग खड़े ही नहीं हो सकते हैं। जिस तरह का उनका कद बढ़ा है, अभी सी वोटर सर्वे आया, हमें 298 सीट लोकसभा में दिए जा रहे हैं, और जिस तरह का माहौल, जिस तरह का वातावरण देश में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में है, मुझे लगता है हम सब वाकिफ हैं। देखिए, पिछले साल 2022 में हम सबको याद है 690 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर निर्वाचन हुए 5 राज्यों में, और कांग्रेस को कितना मिला? 54 सीट, 17.8%। यूपी में, उत्तर प्रदेश में कितना मिला? 2.3% वोट शेयर। तो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये उनकी स्थिति है। और जहां तक जेडीयू का सवाल है, 43 सीट लेकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और उसके बाद यह जो आरजेडी के साथ इनका गठबंधन है, यह तो बिल्कुल अस्वाभाविक गठबंधन है। उनके भीतर जो वैमनस्य का भाव उत्पन्न हो चुका है, इससे मुझे लगता है पूरा देश वाकिफ है। और जहां तक हमारे अस्वाभाविक गठबंधन पर जाएंगे तो बीजेपी की भी ऐसे बहुत सारे गठबंधन याद आ जाएंगे जो आपने देश के अलग अलग हिस्सों में किए हैं। नहीं, मुझे 30 सेकंड, अगर आप सही हैं तो फिर बाकी गलत क्यों है? मुझे 30 सेकंड दे। आपने सबको सुना, मैंने सबको सुना, बहुत झगड़ा हो रहा था। इस तरह के झगड़े को टीवी चैनल पर प्रोत्साहित ना करें, जरा सुने। देखिए, जहां तक विकास का सवाल है, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अपराजिता जी, मैं झगड़े को प्रोत्साहित नहीं कर रही। आपने गठबंधन को लेकर सवाल किया था, तो मैंने गठबंधन को लेकर आपसे सवाल किया, काउंटर सवाल था मेरा, ये कोई झगड़ा नहीं था। मैं दूसरों के बीच जो झगड़ा हो रहा था उससे आप न सुने तो बेहतर है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे झगड़ना भी नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने विकास की बात करती हूँ। देखिए, ऐसा है कि जहां तक रेलवे का सवाल है, जरा याद रखें, 2009 से 2014 के बीच 1132 करोड़ केंद्र सरकार ने बिहार को दिए थे, और अभी 2023-24 में 8505 करोड़ केंद्र सरकार बिहार को दे रही है। तो हम पक्षपात की नीति का अवलंबन नहीं करते हैं, और मुझे लगता है ये जो विकास के एजेंडा को लोग समझते हैं। चलिए ठीक है, आप विकास की बात कर रही हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, विकास के तो कई मुद्दे हैं। आपने कहा कि इन्होंने ना महंगाई कम की, ना इन्होंने बेरोजगारी कम की, लेकिन देखिए कितनी सारी लिस्ट है अपराजिता जी के पास, और वो कह रही है हमारा काम बोलता है। इस वजह से चाहे विपक्ष एकजुट भी हो जाए तो भी 2024 में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बिल्कुल अपराजिता जी ने इनका काम बिल्कुल इन्होंने सही कहा, बोलता है। मैं इनसे पूरी तरीके से सहमत हूं। इन्होंने काम कैसे कैसे किए हैं, इनका काम बोलता है कि 59 रुपए का डॉलर 83 रुपए में कर दिया। कितना बड़ा विकास किया आपके सामने है। 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी डीजल पर थी, 32 रुपए कर दी, 10 गुना विकास कर दिया इन्होंने। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में कर दिया, 3 गुना विकास कर दिया। कम किया थोड़ा सा, 30 गुना करना चाहिए था इनको। आज की डेट में क्या नाम, देश में जो महंगाई की दर और जो महंगाई की स्थितियां थी वो कितनी बढ़ गई है, कितना महंगाई का विकास कर दिया, बेरोजगारी का कितना विकास कर दिया। आप इस चीज को देखिए। इन लोगों ने और इसके अलावा एक चीज और बड़ी, 2 करोड़ कहते थे रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार छीन लिए, कितना विकास कर दिया। अरे भाई, विकास की तो इनकी कहते हैं ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि पूजे सुनहि सब संता। अजय आलोक जी भी आज से 2 साल पहले हमारे साथ ऐसी बात करते थे, कभी करते रहे होंगे, आगे भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज इनको ये सब चीजें बड़ी अच्छी लग रही है। तो हम आपको बहुत जिम्मेवारी से कहते हैं कि इनके इसी विकास पर होगी चर्चा 2024 में, चेहरे पर नहीं होगी। हम आपको जिम्मेवारी से बता दें अपराजिता जी, मुद्दे आएंगे चीन के। आपका विकास जो 2000 किलोमीटर आपने दी है ना चीन को, जो कब्जा कर रखा है चीन ने, इस पर बात होगी। बात इस पर भी होगी अरुणाचल प्रदेश में गांव क्यों बना लिए हैं, बात इस पर भी होगी कि विकास झूला झूल रहा था, चाय पिला रहे थे आप उसको 18 बार, और वो जो हत्यारा देश का जो राष्ट्रपति था उसको हाथ मिलाने के लिए दौड़ते जा रहे थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो विकास आपका हमने देख लिया है, इससे बेहतर है नहीं विकास हो तो ज्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है, आप विकास की बात कर रही है, डॉलर आ गया क्या 40 रुपए में? अपराजिता जी जवाब दे दीजिए। बात मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान यह है कि सूरज को हटाया जाएगा। क्या बात? लेकिन बात तो यह है कि 2024 में पीएम की सीट में वैकेंसी ही नहीं है। आप जितना शोर करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जिम्मेवारी के साथ लोगों के लिए, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी और अलायंस पार्टीज विजय हुई। चलिए आनंद जी, वैकेंसी नहीं है 2024 में तो प्रधानमंत्री के लिए, अपराजिता जी ने साफ साफ ऐलान कर दिया। प्राची जी, एक गाना है
दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। बहुत सौभाग्य की बात है कि कोई विपक्ष में हमारे पास चेहरा नहीं है, ये चल जाएगा, लेकिन जो चेहरे को देखे हैं उसने हम करोड़ों लोगों के दिलों को लूटा है। तो कम से कम ऐसी स्थिति तो हमारे सामने नहीं है। किसी एक चेहरे पे पूरे देश ने इतना विश्वास किया कि अंत में उनके लोगों ने कह दिया ये तो जुमला था। तो इस जुमले से यदि बचना है तो हम विपक्ष का चेहरा बाद में किसी को बना लेंगे, लेकिन अपने चेहरे को तो नहीं बेचेंगे और अपनी मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, अपनी बातों पे चुनाव लड़ेंगे, देश की जो वर्तमान स्थिति है उस पे चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हम बाद में तय कर लेंगे 2024 में कौन चेहरा होगा, लेकिन आज जो चेहरा सामने है और उस चेहरे से अगर डर लग रहा हो तो उस चेहरे को तो रिप्लेस करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। डर कैसे लग रहा है आनंद जी? यही ईडी, सीबीआई, लोकतंत्र की हत्या। आप लोग भी तो उससे ग्रसित हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं और हम बोल देते हैं। चलिए आनंद जी, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को हमारी उतनी ही चिंता है जितनी अपनी राजनीतिक दल की है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।